Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने वायरसेस को स्टार्ट करना है कि व्हाट आर वायरसेस। तो जब हम वायरसेस की बात करते हैं, एक बात तो अपने जहन में रखनी है कि ये एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वायरसेस ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना टोटली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम कहते हैं दे आर एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ इनमें करैक्टर ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हैं, कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो नॉन लिविंग की तरह हैं। तो सबसे पहले वायरसेस को जब हम डिफ़ाइन करना शुरू करें तो इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि वो सेल से बने होते हैं। लेकिन जब वायरसेस को हम डिफ़ाइन करते हैं तो पहली चीज़ सामने आती है दे आर द नॉन सेलुलर, कि ये सेल नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉपरली सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रॉपरली साइटोप्लाज्म होना चाहिए, प्रॉपरली आप कह सकते हैं न्यूक्लियस होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें वायरस के अंदर नहीं है, इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर द नॉन सेलुलर। ये एक वर्ड और इस्तेमाल होता है ए सेलुलर, ये सेल नहीं। और दूसरा, इनमें इन्फेक्शियस काज करने की सलाहियत है। और ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? पार्टिकल्स, चीज़ें हैं। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसके बावजूद ये इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऐसी बीमारी जो जरासीम की वजह से हो वो इन्फेक्शन कहलाती है। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये यूजुअली कोट में बंद होता है, जिसको हम कहते हैं ये प्रोटीन का बना होता है। इन केस का मतलब है बंद होना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। चूँकि इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत है, अब ये करैक्टर इनका आ गया ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला। ठीक है, तो अब देखें नॉन सेलुलर, ये करैक्टर इनका है नॉन लिविंग थिंग्स वाला। और रिप्रोडक्शन, ये करैक्टर इनका है लिविंग थिंग्स वाला। तो इस वजह से इनको आप कह सकते हैं ये ऐसे पार्टिकल हैं जो कभी कभार लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो ये 5 चीज़ें अपने जहन में रखनी है डेफिनेशन में कि ये नॉन सेलुलर हैं, कि इनमें सेल नहीं होते, इन्फेक्शन काज करने वाले पार्टिकल्स हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड इनका बंद होता है प्रोटीन कोट में, और रिप्रोड्यूस करते हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल में ही क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, ये मेजर क्वेश्चन हमारा है जो समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली वायरसेस रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है? एक ऑर्गेनिज्म अपनी जब अगली जनरेशन प्रोड्यूस करता है वो रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। लेकिन वायरसेस की रिप्रोडक्शन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेप्लिकेशन, कि वायरसेस जस्ट अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, कॉपीज़ बनाते। अब जब भी कोई चीज़ किसी की कॉपी बननी हो, जैसे वायरस एक है, इसने अपनी 2 कॉपी तैयार करनी है, तो नई कॉपी बनाने के लिए हमेशा 2 चीज़ें चाहिए होती। एक मटेरियल, जैसे आपको कोई कहे कि ये एक पेज है, आपने इसकी कॉपी करनी है, तो आप फ़ौरन कहेंगे पहले मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए और फिर वो फ़ोटोकॉपी मशीन चाहिए जिसमें मैं उस पेज को इंसर्ट करूं और बाद में उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी हो जाए। अब 2 चीज़ें चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए नई कॉपी बनाने के लिए और मशीनरी भी होनी चाहिए। अब वायरसेस के पास अपनी नई कॉपी बनाने के लिए ना मटेरियल है ना उसके पास मशीनरी है, तो इस वजह से ये बज़ाते ख़ुद अपनी कॉपी नहीं बना सकता। फिर ये करेगा क्या? ये किसी दूसरे सेल में इंटर होगा। अब इस सेल की ये मटेरियल भी इस्तेमाल करेगा और इस सेल की ये मशीनरी भी इस्तेमाल करेगा और इससे अपनी नई कॉपीज़ तैयार करेगा। तो इस वजह से आप वायरसेस के बारे में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं यहाँ से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में
ये सेल में ही वायरस रिप्रोडक्शन करता है, वायरसेस लिविंग सेल्स से बाहर नहीं कर सकता। कोई लॉजिक पूछे, आप कहें कि वायरस के पास एज इट सेल्फ कि बजाते खुद ना उसके पास मटेरियल है जो कॉपी बनाने के लिए ज़रूरी है, ना उसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी है जो भी कॉपी बनाने के लिए ज़रूरी है। ये दूसरे सेल में जाता है और वहाँ मशीनरी को भी इस्तेमाल करता है और वहाँ उसके मटेरियल को भी इस्तेमाल करता है, चीज़ें अपनी बनाते हैं। ये नहीं है कि वो दूसरी चीज़ें बनाते, चीज़ें अपनी बनाते हैं लेकिन इस्तेमाल दूसरे को करता है। तो यही बात लिखी हुई है कि वायरसेस यूटिलाइजेस बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट। होस्ट वो सेल जिसके अंदर वायरस इंटर होगा फॉर इट्स सिंथेसिस, अपने आप को बनाने, अपने आप से बनाने से क्या मुराद है, अपनी नई कॉपी तैयार करने के लिए। जब इसकी नई कॉपी तैयार हो जाती है फिर ये कॉपी दूसरे सेल्स के पास चली जाती है, फिर उनमें रिप्रोडक्शन। तो लाइफ साइकिल इस तरह वायरसेस का चलता रहता है। एक सेल को इफेक्ट किया, फिर अगले सेल के पास चले गए, फिर अगले सेल के पास चले गए, वहाँ कॉपीज़ बनाई, फिर अगले सेल। तो इस तरह वायरसेस अपनी कॉपीज़ बनाता रहते हैं। तो यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि वायरसेस लिविंग सेल्स के बगैर ज़िंदा क्यों नहीं रह सकता, लिविंग सेल्स के बाहर अपनी रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद वीरोलॉजी क्या होती है, नाम से जाहिर है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो वायरसेस को स्टडी करे वीरोलॉजी कहलाती है। अच्छा, वायरसेस का वर्ड आया कहाँ से? साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एटिमोलॉजी ज़रूरी पता होनी चाहिए, उससे आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एटिमोलॉजी से क्या मतलब है, उस वर्ड्स को निकाला कहाँ से गया है। जैसे वायरसेस जिस वर्ड से निकला है उसका नाम है विनोम, और ये लैटिन लैंग्वेज से है, लातीनी ज़ुबान है। विनोम आज भी हम इस्तेमाल करते हैं जहरीली चीज़ को, तो विनोम का वर्ड वायरस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो वायरसेस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, जहरीला मवाद, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। अच्छा, ये जिस वक्त हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की, तो आपने जहन में रखना है कि आज से तकरीबन 100-200 साल पहले जब भी हम वायरस के वर्ड को इस्तेमाल करते तो हमेशा उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे जो बीमार कर सकती हो, जो मौत का बायस बन सकती हो। यानी शुरू में वायरसेस का जो वर्ड है वो अपने असल मतलब में ही इस्तेमाल होता था। मतलब असल मतलब क्या, जहरीली चीज़। और ये लुइस पाश्चर का जो ज़माना गुजरा है, रॉबर्ट कोच का जो ज़माना, ये दो बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं। लुइस पाश्चर तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, माइक्रोबायोलॉजी में इसके बहुत बड़े रोल है। आगे रॉबर्ट कोच ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिसको हम अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की थी और काफ़ी सारी टेक्निक बनाई थी जिसके ज़रिए से हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिज़म, ख़ास तौर पे जो छोटे ऑर्गेनिज़म हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म, उनको देख सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये जो ज़माना गुजरा है जिसमें लुइस पाश्चर और रॉबर्ट कोच ज़िंदा थे, उस ज़माने के अंदर जो वायरसेस का वर्ड था वो अपने असली मानों में इस्तेमाल होता था। हर वो चीज़ जो नुकसान पहुंचाती है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते थे वायरसेस का। अबाउट अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले अगर हम पीछे जाएं तो एट द टाइम ऑफ लुइस पाश्चर, तो लुइस पाश्चर का ज़माना आ जाता है, रॉबर्ट कोच का। ये आपको इनके लाइफ स्पैन लाजमी याद होने चाहिए। इसका लाइफ स्पैन है 1822 टू 1895, इसका 1843 से 1910। तो ये आपको लाइफ, ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है इन लाइफ स्पैन से। तो वर्ड वायरस इज जनरली रेफर्ड, तो जो वायरसेस का वर्ड है वो आमतौर पे उस पॉइजन के लिए इस्तेमाल होता था जो डिजीज़ और डेथ का सबब बनता है। लेकिन आजकल का जो मफहूम, जब भी बायो में पूछा जाए कि व्हाट आर वायरसेस, तो वो टोटली डिफरेंट है। द प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरसेस इज़ इंटायरली डिफरेंट। नोशन कहते हैं मफहूम को। आजकल वायरसेस का मतलब पुराने मतलब से टोटली मुख्तलिफ है। जब भी हम किसी शख्स से, और वो बायो पढ़ने वाला हो, वायरसेस के बारे में पूछा जाता है तो वायरसेस के वो फ़ौरन डिफ़ाइन करता है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें प्रोटीन कोट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारी, और फिर काफ़ी सारी बीमारियाँ काज करता है। तो लोग आजकल वायरसेस के बारे में यही समझते हैं। हालांकि अगर हम बायो से हट के इस्तेमाल करें, जैसे कंप्यूटर में वायरस को वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ मुराद आज भी ये है कि वो नुकसान पहुँचाता है कंप्यूटर को। लेकिन बायो के अंदर इसका मफहूम टोटली डिफरेंट है, बदल गया है। द प्रेजेंट नोशन, मौजूदा जो मफहूम है, इज़ इंटायरली डिफरेंट।
वायरसेस को आज रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज हम पहचानते हैं एज ए पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि ये कैसा पार्टिकल है जो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ, ऑफन विद प्रोटीन कोट, और इस न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, सिर्फ लिविंग सेल में ही रिप्रोडक्शन करता है। लॉजिक क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब ये लिविंग सेल में रिप्रोडक्शन करता है तो फिर उन सेल्स को बीमार भी करता है, और जैसे इंसान में काफ़ी मशहूर बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं, हेपेटाइटिस, एड्स, स्मॉल पॉक्स, ये बड़ी मशहूर बीमारियां जो किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं। आगे ये जो बात कन्वर्ट हुई है कि वायरस का लफ्ज़ी मतलब था जहर, और आजकल वायरस का मतलब है इट इज़ ए पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड मे कॉज डिजीज एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। अब ये कन्वर्शन कैसे हुई कि एक पहले डिफरेंट मफहूम था, आजकल डिफरेंट मफहूम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये कन्वर्शन कैसे हुई, तो इसकी पूरी तारीख़ है, उस तारीख़ को हमने थोड़ा सा आज पढ़ना है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला जो कारनामा है जो वायरसेस से रिलेटेड है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर। बेसिकली इसने वायरस को डिस्कवर करने में तो अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन इसने वायरल डिजीज़ को से बचने का एक मैकेनिज़्म डेवलप किया। और आप जब भी हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो मैंने पहले भी बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बीमारी होती है जो जरासीम की वजह से होती है। तो वायरल डिजीज़ वो पहली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसके लिए दुनिया में पहली दफ़ा उससे बचने का कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाया गया जिसकी वजह से उस बीमारी से बचा जा सके। यानी पहली इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसके अगेंस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर ऐसा तरीका बनाया गया जो उसके बचाव के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है, वो वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ की बात करें तो वायरल डिजीज़ के बारे में तो इंसान की जानकारी वो तो काफ़ी अरसे से है। अभी हम स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, तो वो तकरीबन 4000 साल से इंसान उस स्मॉल पॉक्स को जानता है, लेकिन वो होती किस वजह से है ये नहीं जानता था। तो इल्म तो इंसान को इन वायरल डिजीज़ का सदियों से है। सम वायरल डिजीज़ आर नोन फॉर सेंचुरी, लेकिन फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, हम कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हो गया इसको। तो पहली इन्फेक्शियस डिजीज़ अगेंस्ट विच प्रिवेंटिव मेजर वाज डेवलप वाज ए वायरल डिजीज़, वो एक वायरल डिजीज़ थी। आगे एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इसने वो प्रिवेंटिव मेजर बनाया। अच्छा, अगर हम इसके कारनामे को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस, सबसे पहले इसने ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग जो दूध निकालते हैं बाद दफ़ा उनके हाथों पे ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और उस दानों वाली डिजीज़ का नाम है काउ पॉक्स, जो एक आम सी बीमारी है और कुछ दिनों बाद खुद ही रिकवर हो जाती है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उससे बॉडी में नहीं होता। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो दूध निकालते हैं तो उन गाँव गाय वगैरह से या भैंस वगैरह से जिनका वो दूध निकालते हैं, बाज़ दफ़ा उनको एक बीमारी लग जाती है जिसको हम कहते हैं काउ पॉक्स। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि जिन लोगों को ज़िंदगी में काउ पॉक्स हो जाता है, जिन लोगों को ज़िंदगी में काउ पॉक्स हो जाता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। जैसे उस एडवर्ड जेनर ने इस बारे में एक औरत को देखा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ तकरीबन ज़्यादातर लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई। अब उस औरत के अंदर स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ का एक सिम्टम भी अपीयर नहीं हुआ। तो जब उसने देखा तो उसको पता चला कि उसके जिस्म पे कुछ ज़ख़म थे। उसने उस ज़ख़म के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये काउ पॉक्स की है। उसके बाद वो ऑब्ज़र्व करना शुरू हो गया, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हर वो शख्स जिसको काउ पॉक्स ज़िंदगी में होती है उसको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होते, हालांकि वो उस इलाके में रह रहे होते हैं जहाँ स्मॉल पॉक्स आम होती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, काउ पॉक्स वाले को स्मॉल पॉक्स नहीं होती। ठीक है, अब काउ पॉक्स एक छोटी सी बीमारी है। स्मॉल पॉक्स चूँकि हमारे काफ़ी सारे बॉडी पार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इवन उससे डेथ भी होती थी लोगों की, तो वो एक बड़ी बीमारी है। तो इसने एक तरकीब सोची, उस तरकीब में इसने ये किया कि अपने इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए उसने एक बच्चे को हायर किया
यानी रज़ाकाराना तौर पे जो इंसानियत की खिदमत करना चाहता था। तो एक वालदा से उसने रब्ता किया, वालदा ने अपने बच्चे को दिया, भाई अगर ये इंसानियत के लिए कुर्बान हो भी सकता है तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो रज़ाकाराना तौर पे एक बच्चा जिसका नाम था जेम्स फिप्स, उम्र उसकी थी 8 साल, उसको उसने हायर किया। तो सबसे पहले उसने बज़ाते खुद उसकी बॉडी के अंदर काउपॉक्स इंटर की, और जो ही काउपॉक्स के जरासीम उसकी बॉडी में गए तो उसको काउपॉक्स की बीमारी होगी। अब जो ही काउपॉक्स की बीमारी हुई, फिर उसने वेट किया तकरीबन 6 हफ्तों तक। फिर 6 हफ्तों बाद उसने एक बहुत ख़तरनाक किस्म का, जो बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने स्मॉल पॉक्स वाले मरीज़ से स्मॉल पॉक्स के जरासीम लिए, स्मॉल पॉक्स के वायरसेस लिए और उसको इंजेक्ट कर दिया उस 8 साल बच्चे के अंदर। अब वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था, लेकिन जब उसने वेट किया काफ़ी अरसे तो उसने देखा इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो हकीकत में कन्वर्ट होगी कि जिन लोगों को काउ पॉक्स होती थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। लेकिन साइंस कभी भी एक एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को नहीं मानती, हमेशा साइंस में उस रिज़ल्ट को अच्छा समझा जाता है जिसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट शामिल हो। तो इसने अपने इस ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंट के जो सक्सेसफुल रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए तकरीबन 23 लोगों के ऊपर तजर्बा किया कि सबको पहले काउपॉक्स का इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन के बाद सबको काउपॉक्स हो गई, और जब काउपॉक्स हो गई फिर उसने स्मॉल पॉक्स के जरासीम को इंटर किया और ये ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी 23 में से किसी भी शख्स को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके जहन में आया कि बाज़ दफ़ा छोटी बीमारी इंसान को बड़ी बीमारी से बचा सकती है, छोटी बीमारी इंसान को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। काउपॉक्स एक छोटी सी बीमारी थी, लेकिन अगर इंसान बज़ाते खुद हिम्मत करके थोड़ी दिन के लिए काउपॉक्स की डिज़ीज़ को सह ले तो सारी ज़िंदगी के लिए स्मॉल पॉक्स से बच सकता है। तो ये उसका बड़ा कामयाब तजर्बा था। तो इस प्रोसेस को हमने बाद में वैक्सीनेशन का नाम दिया, जो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस एक्सपेरिमेंट की मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या किया, 8 साल बच्चे को हायर किया जिसका नाम क्या था, जेम्स फिप्स, और उसको उस मटेरियल से इनाकुलेट का मतलब उसकी बॉडी में उस मटेरियल को दाखिल किया, रिमूव्ड, जिसको हासिल किया गया था काउपॉक्स लेयन, यानी काउपॉक्स का जो दाना था उससे एक पस ली और पस को 8 साल बच्चे जिसका नाम जेम्स फिप्स था उसकी बॉडी में दाखिल कर दिया। और ये पस का दाना कहाँ मौजूद था, ऑन हैंड ऑफ मिल्क मेड, एक दूध निकालने वाले के हाथ पे मौजूद था। फिर 6 हफ्तों बाद बॉय वाज इनाकुलेटेड का मतलब है जिस्म में दाखिल करना, लड़के की बॉडी में दाखिल किया गया विद पस, उस पस को जो ली गई थी स्मॉल पॉक्स लेयंस, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स लेयन या विक्टिम कहते हैं मरीज़, तो वो पस स्मॉल पॉक्स के मरीज़ से ली गई थी। बॉय डिड नॉट डिवेल्प स्मॉल पॉक्स, जो लड़का है उसमें कोई भी स्मॉल पॉक्स के सिम्टम अपीयर नहीं हुए। फिर जेनर ने क्या किया, इसी तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जो काउपॉक्स लेयन, काउपॉक्स के दानों से लेता, और 23 लोगों के ऊपर उसका तजर्बा किया और 23 लोगों में तजर्बा कामयाब रहा। तो उसने क्या कहा कि बाद दफ़ा छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों से बचा लेती है, लेकिन इसने इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं दिया, इसको कोई नाम नहीं दिया। फिर उसके बाद लुईस पास्चर आया, एक्सीडेंटली उससे भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हम अगले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले इसने वैक्सीनेशन को जो आजकल का मेथड है उसको डिस्कवर किया। इसने कहा, मैं सिंपली अगर ये कहना चाहूँ कि कमज़ोर जरासीम को अगर बॉडी में दाखिल किया जाए तो वो जिस कुव्वत मुदाफ़ी इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार करते हैं, और जब इम्यूनिटी सिस्टम तैयार हो जाता है तो वो ताकतवर जरासीम से बॉडी की हिफाजत करता है। यानी आप कह सकते हैं कमज़ोर जरासीम की वजह से इंसान की बॉडी ताकतवर जरासीम से महफूज हो जाती है। जैसे इसने बात की थी ना, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी से इंसान को महफूज रखती है, इन द सेम सेंस
मतलब ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ उसने बीमारी की बात की, यहाँ उसने जरासीम की बात की कि कमज़ोर जरासीम बाज़ दफ़ा बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं जिसकी वजह से वो ताकतवर जरासीम से बच जाता है। इसने इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन का नाम दिया। वैक्सीनेशन का नाम क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था एडवर्ड जेनर ने, और उसने वैका काउ से रिलेटेड ये काम किया था। और लुइस पास्चर ने, आप कह सकते हैं, एडवर्ड जेनर के काम को सराहने के लिए कि पहले काम उसने किया था, इस वजह से उसके एक्सपेरिमेंट के नाम पे, और उसने काउ पॉक्स को इस्तेमाल किया, काउ को इस्तेमाल किया एक्सपेरिमेंट में, तो उस लुइस पास्चर ने इसके काम को सराहने के लिए इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन यानी वैका से निकला है, काउ से निकला है, वो नाम दिया लुइस पास्चर ने। तो इसमें होता क्या है? इनऑकुलेशन ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ के जरासीम को दाखिल किया जाता है लेकिन कमज़ोर, और वो जो कमज़ोर जरासीम दाखिल होते हैं बॉडी में, ये बॉडी को ताकतवर जरासीम से महफूज करते हैं। तो यही काम है। एज मटेरियल जेनर यूज्ड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ। एडवर्ड जेनर ने चूँकि काउ से मटेरियल लिया था, और काउ को लैटिन में वैका कहते हैं, तो इस वजह से वैक्सीनेशन की टर्म क्वाइन की यानी इस्तेमाल की लुइस पास्चर ने इनऑकुलेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, कि बीमारियों के कमज़ोर जरासीम को दाखिल करने के लिए जो प्रोसेस है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया वैक्सीनेशन। उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो पहली तो एक बात याद रखनी है आपने, ये पास्चर का साथी है। 1884 पास्चर की डेथ 1895 में हुई, तो इसके साथ ये काम करने वाला था। अच्छा, सबसे पहले चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की। उसने देखा कि एक फ़िल्टर पेपर जो पोर्सिलेन मटेरियल से बना होता है, उस ज़माने में सबसे छोटा जरासीम जिसको लोग समझते थे वो बैक्टीरिया था। उस ज़माने के अंदर उसने देखा कि अगर हम ऐसा मटेरियल जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो और उसको इस फ़िल्टर पेपर से गुजारें, तो नीचे जो फिल्ट्रेट आता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है, यानी बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। तो पहली ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी, ही फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सिलेन फिल्टर, ये पोर्सिलेन फिल्टर से नहीं गुजर सकते। लेकिन उसने देखा कि वो एजेंट जो रेबीज़ काज करता है, ठीक है, हुआ ये कि ये जो मटेरियल आया उसने रेबीज़ के पेशेंट से लिया, ठीक है, उसके बाद इसको गुजारा इस फिल्टर पेपर से, और ये जो फ्लूइड आया जब इसको हेल्दी एनिमल में अप्लाई किया गया तो इसको डिजीज़ हुई। तो इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो रेबीज़ काज करता है वो फिल्टर हो सकता है। यहाँ से एक रिज़ल्ट निकला कि बैक्टीरिया से छोटा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिल्टर होके नीचे आ गया। बैक्टीरिया तो गुजर नहीं सकते क्योंकि बैक्टीरिया पोर्सिलेन के साइज से बड़े होते हैं, तो ये एजेंट उससे भी छोटा है, ठीक है। तो रेबीज़, अब रेबीज़ है क्या? बेसिकली इसमें हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, इंसान को बार बार प्यास लगती है। तो रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो अजीब व गरीब हरकतें करता है, और विद इन 3 to 4 या 7 डेज़ के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि उसको अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुत्ता काट दे उसको इंजेक्शन लगाने चाहिए। तो बेसिकली इंजेक्शन उन एंटीबॉडीज़ के होते हैं जो रेबीज़ के वायरस को मार देती हैं अगर रेबीज़ का वायरस इंटर हुआ है। अब रेबीज़ का वायरस बॉडी में इंटर कैसे होता है? मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे ऐसा डॉग जिसके सलाइवा के अंदर रेबीज़ का वायरस हो उसको रैबिड डॉग्स कहा जाता है, या कैट्स या बैट्स या फॉक्सेस या अदर एनिमल्स। यानी जब भी कोई जानवर काटता है अगर उसके सलाइवा के अंदर रेबीज़ का वायरस मौजूद था तो वो उसके काटने से अगर वो वायरस उसकी बॉडी में दाखिल हो गया और वो वहाँ जाके अपने आप को उसने एक्टिवेट कर लिया और रेबीज़ हो गई, तो फिर उस शख्स की आखिरी जो चीज़ है उसने मरना ही मरना है। इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। इस वजह से फ़ौरन ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट होने से पहले अगर दाखिल हुआ है उसको मार देते हैं। तो रेबीज़ की डेफिनेशन, आप इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, इसमें पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। तो इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो बीमारी, वो एजेंट जो रेबीज़ काज करता है वो इन फिल्टर से गुजर सकता है। तो रेबीज़ के एक ऐसी बीमारी है विच इज़ ट्रांसफ़र टू
ह्यूमन बाई बाइट, बाइट कहते हैं काटने को। जब रेबीज़ रखने वाले डॉग्स, कैट्स, बैट्स, फॉक्सेस जैसे लोमड़ी वगैरह एंड अदर एनिमल्स, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं अगर उनमें रेबीज़ का वायरस मौजूद है और ये इंसान को काट जाए तो रेबीज़ इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है, लाजमी नहीं कि होती है, हो सकती है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेबीज़। तो चूँकि उस ज़माने के अंदर अब इस एजेंट ने इसमें डिजीज़ काज की, तो चार्ल्स चैम्बरलैंड या पाश्चर के ज़माने में हर डिजीज़ काजिंग एजेंट के लिए हम बाद दफ़ा लूजली वर्ड इस्तेमाल करते थे कि ये वायरस है, कि ये जहरीली चीज़ है। तो उसने भी फिर इनको फिल्टरेबल वायरसेस कहा। तो उसका मतलब वायरस का ये था कि ये जहरीली चीज़ है। आजकल का मतलब नहीं है जो हम समझते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन है। तो इसने कहा, इसने यूज टर्म फिल्टरेबल वायरसेस एज इन दोज डेज वर्ड वायरसेस वाज लूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड होती हैं, डिजीज़ से एसोसिएटेड होती हैं। यानी ऐसी आप कह सकते हैं वायरसेस उस ज़माने में एक ऐसा वर्ड था जो उन जहरीली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था जो डिजीज़ काज कर सकती हैं। तो इन अनसीन फिल्टर है, अब इनको देखा नहीं, क्योंकि देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक, वो उस वक्त तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो इन अनसीन फिल्टरेबल एजेंट्स को कहा गया वाज डिस्क्राइब एज फिल्टरेबल वायरसेस। ठीक, तो वायरसेस का यहाँ कॉन्सेप्ट फिर मैं दोबारा रिकॉल कर दूँ कि यहाँ मतलब क्या है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस। तो ये हमारी डिस्कवरी ऑफ वायरसेस से रिलेटेड अभी आधा लेक्चर है। अगला इसका जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.